बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये आई कि ब्रिटिश एयरवेज़ का 10 साल के बाद पाकिस्तान में अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस बहाल करने का ऐलान हुआ। जिस अंदाज़ में हमने देखी जुल्फ़ी बुखारी साहब की, जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज़ के नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ़ी खुशाइंद है ये चीज़, और इसी पर DGI SPR का ट्वीट भी आया, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो 10 साल की एक जद्दोजहद थी वो आज रंग लेकर आई है और उसके फ़वाइद अब सामने आना शुरू हो गए हैं। सो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आई, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान को इसी तरीके की अच्छी खबरें जो है वो मिलती रहें और पाकिस्तान में अमन का क़याम जो है वो इसी तरीके से जारी रहे। जो अमन बहाल हुआ है ये कायम रहे। बहरहाल अगर पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो वहाँ पे हर गुजरते दिन के साथ टेम्परेचर्स जो हैं वो राइज़ कर रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि शायद कुछ ऐसे इंदिए, कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जहां पर ऑपोजिशन इकट्ठी होती नज़र आ रही है, जो कि शायद माजी में भी कोशिशें हुई लेकिन मुश्किल रहा, वो कोशिशें नाकाम रहीं, किसी एक या दूसरी वजह की बिना पर वो नाकाम होती चलती नज़र आई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक तरफ कई खबरें आती हैं, जरदारी साहब भी तैयार हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब से उनकी कोई मीटिंग हो सकती है, शायद कोई एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदा किया जा सकता है। और ख़ुसूसी तौर पे जो एतराज़ात हैं नाब के एहतसाब के ऊपर, उस पर बात हो सकती है। नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की जो एक मीटिंग हुई इन पार्टी में, इनका आला सतह का इजलास इस्लामाबाद में जो इत्तलात हैं कि कल हुआ था, और यहाँ पर जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हुई कि जी असर नौ तंजीम साजी होनी चाहिए, वहाँ पर यह भी तय पाया कि हम अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जलसे करेंगे, और वहाँ ये बात भी ज़ेरे गौर आई कि अगर नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो उस सूरत में मरियम बीबी जो हैं वो जलसों की क़यादत संभालेंगी, और नाब का और इस हुकूमत का नेक्सस जो इल्ज़ाम लगाया जाता है अपोजिशन की तरफ से, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये बात करती है, वो आवाम के सामने रखा जाएगा। एक तो इस पे बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं नाब के, उसका फ़ैसला भी आने को है। जरदारी साहब क्यों परेशान हैं, क्यों वो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कितना ताल्लुक़ है इसका उस रिपोर्ट से, GIT की उस फाइनल रिपोर्ट से जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने जा रही है, जो फेक अकाउंट्स के हवाले से है, और जिसमें यही कयास आराइयाँ हैं कि जरदारी साहब और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदानों का एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है, तीनों साबिक वज़रा भी हैं। शमशाम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और फैसल सोलह हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। शमशाम साहब, आई स्टार्ट विद यू। क्या लग रहा है आपको, ये अवामी राब्ता मुहिम जो शुरू हो रही है, ये वाकई अवामी राब्ता मुहिम है, या कोई आपको लग रहा है कि जैसे माजी में कोशिश की गई थी, करारदाद की बात हुई, एक APC बुलाने की बात हुई, नाकाम हो गई चीज़ें, यहाँ पर अपोजिशन किसी एक नुक्ते पर इकट्ठी हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साथिया, मेरे अंदाजे में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टोटल माइंडसेट मुख्तलिफ है, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने, मैं चूँकि पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, मैं अच्छाई या बुराई पे नहीं जा रहा, पीपल्स पार्टी ने अपने पाँव पे जो सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारी थी वो जमहूरियत के नाम पर मुस्लिम लीग नून का साथ देना था। अच्छा। मगर इसके बावजूद भी वो किस्सा पारीना है, वो इलेक्शन होके गुजर गया, जो भी डील थी वो उसके समरात तो मुस्लिम लीग नून ने उठा लिए 2013 से 2018 तक। सूरत हाल ये है कि अभी मुस्लिम लीग नून का हमेशा से एक वतीरा रहा है, जो मैंने देखा है कि जब ये खुद मुश्किल में होते हैं तो ये किसी के आगे, किसी के साथ हाथ मिला के या करके उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने में ये कर लेते हैं। मैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ये आप कमोबेश वही बात कर रहे हैं जो पीर पगाड़ा साहब इनके बारे में करते थे। अब मैं पीर पगाड़ा साहब का तो तालिब इल्म ही हो सकता हूँ, लेकिन अगर बातें मिल रही हैं तो इसका मतलब है फिर खैर है। तो मैं गुजारिश आपसे ये कहूँगा कि अभी सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून पे करप्शन के केसेस, कुछ हमारे सियासतदान ऐसे हैं, PTI भी एक नई जमात है, कुछ लोगों ने ये कह दिया करके, उनको ये नहीं पता कि नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, इदारा है, और ये करप्शन के केसेस एक भी वो नहीं है जो PTI की हुकूमत में बने हैं, ये पुराने केसेस हैं जो वो अपना
म्यूजिक जो है उसको वो फेस करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी वो ट्राई करेंगे। खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए भी हैं कि माजी में नैब आज़ाद या खुद मुख्तार इदारा रहा नहीं है। अभी तो है, कहने को तो कह सकते हैं कि ऑटोनमस बॉडी है। अभी तो है, हुकूमत का कुछ ना कुछ असर जरूर होता है, मगर पीटीआई का नहीं है। तो जो नैब ने इनके बारे में फैसला करना है, इनको अपनी वहाँ पे ऑनेस्टी या अपनी इनोसेंट जो है वो प्रूव करनी है, और नैब को अपना केस प्रूव करना है। तो वो उसमें पीटीआई का या हुकूमत का तो कोई तल्लक नहीं, वो तो नैब का तल्लक है। मगर मुझे पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नून, इनका इत्तेहाद मुझे को बहुत आसान नहीं लगता, क्योंकि बिलावल साहब की सोच में और जरदारी साहब की सोच में और फिर वो फ़र्क है। और जैसे लोग हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, एतजाज़ एहसन साहब हैं, चौधरी मंजूर साहब हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादातर बिलावल साहब की सोच के साथ अलाई हैं। वो नहीं चाहते कि एक दफ़ा फिर वो नून लीग के हाथों मारे जाए। अच्छा, बट उनसे पूछें तो वो मेरे ख्याल कहीं पर ये वाली चीज़ नहीं मानते नजर आते। वो तो कहते हैं कि जी एक सफ़े पे दोनों बाप बेटा, जरदारी साहब और बिलावल साहब। मैं एक सफ़े के इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी नज़रिए की बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब के लिए या नवाज साहब के लिए मुमकिन हो तो वो शायद इकट्ठे हो जाए, मगर बिलावल साहब और शहबाज साहब के लिए हो तो वो शायद ऐसा ना करें। अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखें तो वो पीपल्स पार्टी के भी बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे। मैं जरा वो फैसल साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लेकिन अगर हो इकट्ठे तो क्यों ना हो, जो ऑपोजिशन है हो। आप चाहते हो मेरे चाहने या ना चाहने से नहीं, वो क्या चाहते हैं ये मैटर करता है। जनरल साहब मुझे बताएं कि वाकई जॉइंट ऑपोजिशन होने जा रही है, कोई कहीं पर अभी इस वक्त नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हो जाए, कोई ख्यालात नजरियात मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? इस हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम देने का सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, शाह साहब से एहतराम का एक रिश्ता है, सियासी ताल्लुक रहा है। जब ये वजीर थे तो हम अपोजिशन में थे, उस वक्त की बात है, और यहीं पर आते थे बातचीत करने के लिए। बहरहाल इनका अपना व्यू पॉइंट है, हर एक आदमी को हक पहुंचता है व्यू पॉइंट रखना, और सियासी तौर पर सियासत के खिलाड़ी हैं। ये तो पुराने हैं, हम तो बुनियादी तौर पर, मैं तो एक फ़ौजी आदमी उतना सियासत नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सोच जो शाह साहब यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग मरा जा रहा है, कि किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की उनको हिमायत हासिल हो, और मुस्लिम लीग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, और इस वक्त पता नहीं क्या मुसीबत उनके ऊपर। मैं अपनी पार्टी की बात करूँ शाह साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथिया हमें। अच्छा, हमारे ऊपर सिर्फ पनामा लीक्स के जरिए से मियां नवाज शरीफ के फैमिली के नाम पे करप्शन के केसेस की कहानी सामने आई। वो एक चीज़ है जिसको हम लोगों ने फेस किया। फेस करने के बाद उसके 3 ट्रायल्स अब तक हो चुके हैं, और उनमें से एक बात भी करप्शन से रिलेटेड साबित नहीं हुआ है। एक बात ही करप्शन से रिलेटेड कोई चीज़ साबित नहीं हुआ है। इल्ज़ामात लगा लेना इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ, अगर बदतमीजी पे मैं उतरा हूं और मैं बोलूं कि शाह साहब बहुत करप्ट आदमी है, मैं कह सकता हूं, और यही हो रहा है यहां पर। इन्हीं की पार्टी की तरफ से सुबह शाम ढोल बजाए जा रहे हैं, दुनिया जहान की गंद हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैडम, मैं एक बात पूछना चाहूंगा शाह साहब से भी आपसे, कि अब तक कौन सी वो करप्शन की चीज है जो साबित? मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा इसका। नंबर 1। नंबर 2, कौन सी वो स्पेसिफिक एरिया, वो सब्जेक्ट, वो मामला जिसमें हमने करप्शन की, वो टाइम, वो वक्त जब ये करप्शन हुआ, किस साल में हुआ, किस सन में हुआ, किस महीने में हुआ, और वो रकम या वो चीज जिसकी करप्शन की गई उसका वैल्यूम कितना था और क्या हुआ? अब तक ये चीजें सामने इसके सवाल ये कि ये तो पाकिस्तान की एक अदालत ने फैसला दिया है ना। मेरा मुझे प्लीज जी आप बात बिल्कुल मुकम्मल करें। मैं ज़िमनी सवाल ही कर रही हूं कि उसमें पार्टी और इलावा हुकूमत कैसे? इलावा इसके शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब का नाम नहीं है, लेकिन इनके पार्टी के 20 नाम इस वक्त मैं गिना सकता हूं जिनके ऊपर इसी किस्म के इल्जामात हैं जो हमारे ऊपर इल्जामात हैं। ठीक है, उनको साफ करके निकाल देना और ये कहना कि ये वो तो बिल्कुल साफ है okay. और दूध में धुले हुए हैं, लिहाजा उनके तो ऊपर अगर कोई करप्शन का चार्ज है, अगर कोई रिक्वायरमेंट है इंक्वायरी करने की नैब के जरिए से या FIA के जरिए से, वो तो बात इस किस्म की, इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करना चाहिए, अहमियत नहीं देना चाहिए। वो एक बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि पीपल्स पार्टी, मैं ये नहीं कर रहा हूं, हमें उनकी हिमायत की जरूरत है। जमहूरियत की खातिर अपोजिशन हमेशा इकट्ठी होती है,
हमेशा इकट्ठी होके, हमेशा एक अपोजिशन का लीडर भी होता है और वो एक कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेके सामने आ जाते हैं। उसके लिए हमें जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये समझा जाए कि हम ज्यादा तकलीफ में उनके मुकाबले में, वो ज्यादा तकलीफ में आप, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मीडिया के सामने हर सर आपने कह दिया, तो कहते हैं ना मीडिया के सामने कुछ भी ना कहा और कह भी गए। मीडिया के सामने हर चीज है, हर चीज है। तो लिहाजा अपोजिशन को ताउन करने की जरूरत होती है और एक जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेके आने की जरूरत होती है। और दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बाकी जहां तक रह गया हमारी पार्टी का क्या लाया हमारा, हमने इनके चेयरमैन साहब ने, सॉरी इनके नहीं, शाह साहब के मखदूम साहब के चेयरमैन बिलावल साहब ने खुल के कहा हुआ है कि ये सियासत करें, हुकूमत करें, वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड सो एग्जैक्टली दैट वे। न सिर्फ ये बल्कि इस वक्त जिस तकलीफ में, उस तकलीफ को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि हम जो ना मईशत के लिए भी हम तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने के लिए। बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कल परसों तक भी शहबाज शरीफ साहब यही कहते रहे कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। कोई इस किस्म का प्लान हमने इमीडिएटली, आखिरी पॉइंट कहना चाहता हूँ, इस वक्त इमीडिएटली, कल की मीटिंग में मैं मौजूद था, कोई ऐसी प्लान हमारी नहीं है कि कल हम निकल के जो है ना यहाँ पर डंडा लेके 30 दिसंबर से अवामी जलसे वलसे तो कर रहे हैं। हम अपना सियासी पार्टी है, हमारा अपना प्लान है। मेरे बड़े भाई हैं, आप उनसे पहले ले लें। जल साहब ने चूंकि डायरेक्ट सवाल मेरे से किए, मैं जवाब दूंगा। फैसल साहब ये बता दें कि ये जो अभी जिसका जनरल साहब ने भी जिक्र किया और ये वाकई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। बिलावल साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, सबने अप्रिशिएट किया कि अपोजिशन अगर ये कहती है कि काम करना चाहिए, हुकूमत को हम काम करने देंगे, हम नहीं चाहते कि मुद्दत खत्म हो। जरदारी साहब ने भी वो मुफाहमत की पटारी खोली थी नेशनल असम्बली के अंदर, उन्होंने भी ये बात की थी कि जी बिल्कुल आप काम करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वहां पर भी एक यू टर्न हमने देखा, गो के ये लोग मशहूर हैं यू टर्न्स की वजह से, लेकिन वहां यू टर्न ये आया कि अब उन्हें अर्ली इलेक्शन भी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनसे हम जल्दी जान भी छुड़वाएंगे, इनको बाहर भी निकालेंगे, बहुत इनसे मुल्क नहीं चल सकता, नाकाम हो गए। 3 महीने बाद ही उन्होंने ये फैसला दे दिया। अब वो जिस तकलीफ का जिक्र यहाँ पे जनरल साहब ने ये नहीं कहा कि कौन ज्यादा तकलीफ में कौन कम, लेकिन वो तकलीफ बहरहाल किसी ना किसी की कहीं ना कहीं लीडरशिप को कहते हैं है। कितना ताल्लुक है इसका? कल जीआईटी की रिपोर्ट जो फेक अकाउंट्स के ज़िम्मन में बन गई है, फाइनल और सबमिट होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उससे कितना गहरा ताल्लुक है इस बात का? शुक्रिया सादिया आपका। पहले तो मैं अपने दोनों भाइयों का, शमशान बुखारी साहब का और जनरल कादर बलोच साहब को सलाम पेश करना चाहूँगा। इत्तेफाक की बात है, दोनों स्टूडियो में बैठे हैं, मैं आपके स्टूडियो से दूर हूँ। मेरा एक इंतहाई एक एहतराम का रिश्ता है दोनों साहिबान के साथ। मैं यहाँ पे आपको पहले तो मैं एक सीधी से आपको एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात की है अलायंसेस की, अपोजिशन के अलायंसेस की। आप पाकिस्तान की सियासत को जब आप देखें ना, ख़ासतौर पिछले 30-35 साल से, और मैं तो उसमें हिस्सा उसका रहा हूँ, तो आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे आपको नज़र भी आएगी और आपको पता भी होना चाहिए कि अलायंसेस ज़रूरी नहीं कि बनाए जाते हैं, अलायंसेस बन जाते हैं। हालात वाक़यात ऐसे पैदा हो जाते हैं जिससे कि अलायंसेस जो हैं वो ख़ुद ब खुद कोई अननेचुरल अलायंस भी हों, आपस में नज़रियात के मुख्तलिफ ख्यालात भी हों, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जब अलायंसेस बन जाते हैं। और मैं आपको ज़रा दूरी ले जाऊँगा, 80s की दिहाई में शुरू में MRD बनी थी, आपको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है। उसके बाद बहुत सारे अलायंसेस और बनते रहे इस हवाले से, और मुख्तलिफ ख्याल जमातें इकट्ठी होते रही हैं। अब हो क्या रहा है, पिछले 4 माह से, इस हुकूमत को 4 महीने हो गए हैं। हम तकरीबन क्योंकि जुलाई से हमने सुना है, देखा तो अभी देखना हमने कि तब्दीली का मौसम आ चुका है। तो तब्दीली अब अगर आप 100 दिन, और ये भी देखिए कि 100 दिन का जो टारगेट था, ये किसी अपोजिशन जमात ने नहीं दिया था, या 100 दिन की बात नहीं की थी, ये PTI ने खुद कहा था कि आप हमारी 100 दिन की कारकर्दगी देखें, उसके बाद हमें जज करें।
100 दिन में 100 तब्दीलियाँ आई हैं और 100 यू टर्न आए हैं। और यहाँ पे एक और ही बात आपको मैं गुजारिश करना चाहूँगा, तमाम हमारे देखें, हम सियासत में रवादारी को मैंने हमेशा उसको अपना बुनियादी हिस्सा रखा है और हमेशा रखूँगा उसको मैं। मौजूदा जो PTI की हुकूमत है, मैं तो उसको PTI की हुकूमत समझता ही नहीं हूँ मैं। ये तो आप इसके वफाकी काबीना का आप हुजम देखें, कॉम्प्लेक्शन देखें, आधी से ज़्यादा इसमें काबीने के मेम्बरान वो हैं जो कि जनरल मुशर्रफ के साथ उनकी काबीना में, शौकत अजीज़ी काबीना में मेम्बरान थे। तो ये PTI के तो आप कह नहीं सकते। ठीक है। जब मुझे हैरानगी होती है जब इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमारे नजरिए के साथ की आपने बात की, तो वो PTI और MQM का भी अलायंस हमारे सामने आ जाता है जिस काबीना का आप जिक्र कर रहे हैं। जी, सिर्फ वो नहीं है, मैं बहुत सारी मिसालें और भी दे सकता हूँ। इमरान खान साहब ने शेख रशीद के बारे में माजी में क्या कहा, उन्होंने काफ लीग के बारे में माजी में क्या कहा, काफ लीग में मैं खुद भी रह चुका हूँ, लेकिन वो देखिए वो अलहदा बातें हैं। बात यह है कि इस हुकूमत ने 100 दिनों में जितने यू टर्न लिए हैं, अच्छा अब यू टर्न देखिए, यू टर्न किस लेवल पे लिए हैं, और यू टर्न लेने के जो हेड मास्टर हैं, जो सरबराह हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, ऑनरेबल वज़ीर आज़म साहब हैं, और वो कहते हैं जनाब के यू टर्न लेना एक ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी है। अब इसका मतलब ये है, मैं तो एक सियासत के तालिब इल्म से मैं तो ये सोचता हूँ और मजबूर हो जाता हूँ सोचने में कि आज वज़ीर आज़म एक पॉलिसी बयान देते हैं, तो क्या मैं उस पॉलिसी बयान को मैं किस हैसियत से देखूँ, क्योंकि अगर उसी पॉलिसी बयान ने या उस बात ने या उस वादे ने हफ्ते बाद, महीने बाद या कुछ अरसे बाद जाके तब्दील हो जाना है। चले सर, ये मतलब बिल्कुल चीजें आपकी सामने आ गई, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, लेकिन मेरे सवाल का सर जवाब रह गया और मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कल वाली रिपोर्ट या कल वाली जो चीज़ें हैं जिस पर पीपल्स पार्टी तरदीद भी करती आई है, कहती भी आई है कि फ़ेक अकाउंट से हमारी लीडरशिप का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये क्यों हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है कि लगता है ऐसे ही कि परेशानी जो है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की बहुत ज़्यादा होने जा रही है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इसका भी जवाब दें, फिर इस्लामाबाद स्टूडियो में अपने दीगर मेहमानों की तरफ भी आते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे चल के आज हम उस हवाले से भी बात करेंगे। कल जो एक बड़ा अफसोसनाक एपिसोड हमने देखा है नेशनल असम्बली पे, नवाज शरीफ साहब के पर्सनल गार्ड ने जिस तरीके से समा टीवी के कैमरामैन को ज़ख्मी किया, उस पर आज नवाज शरीफ साहब ने बात भी किया है, इजहार अफसोस भी किया है और ये भी कहा है कि मुझे बाद में इल्म हुआ और ये हरकत गार्ड ने तो की यकीनी तौर पे, लेकिन बदनामी जो है वो उन्हीं की हुई है। मैं समसाम साहब जो पहले बात हो रही थी आप उसको भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, तो मैं चाहूँगी कि इसमें भी आप ऐड करें जो कल हमने देखा। पहली बात तो ये है कि मैं जनरल साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने कम से कम मेरी इंटेग्रिटी पे ये कहा कि शाह साहब जो है वो ऐसे नहीं है। बात यह है कि मैं तो इनकी बड़ी मेहरबानी कि पीपल्स पार्टी का जो एक्स वज़ीर रहा हो उस पर अगर करप्शन का इल्ज़ाम ना लगे तो बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश आपसे ये कहूँगा कि 2-4 चीज़ें हैं। देखें, पार्टी सबका एहतराम, मखदूम साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि इन्होंने कहा कि हम मरे नहीं जा रहे अलायंस बनाने के लिए। मखदूम साहब ने सियासी बात की कि अननेचुरल अलायंस बन जाते हैं हालात की वजह से। मैंने कोई इसमें कैटेगोरिक स्टेटमेंट नहीं दी। मैं चूंकि पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, मैंने एक डिवाइड की बात की है जो बहरहाल पीपल्स पार्टी के फील्ड में डिवाइड थी। देखें, जमहूरियत के लिए आज जनरल साहब ने कहा कि हम जमहूरियत के लिए उनसे करना चाहते हैं, यही पीपल्स पार्टी कहती आ रही थी। ये अगर इत्तेहाद बनेगा तो ये इस वक्त इनकी लीडरशिप इधर की भी उधर की भी जो भी उनको मसाइल का सामना है उसके लिए बनेगा। कौन सी पार्टी की लीडरशिप ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही है? देखिए सादिया, मेरा मिजाज ये फ्लैगशिप प्रेफरेंस वाला भी ज़हन में रखिएगा, उसका डिसीजन भी आना है फाइनल हमारे सामने 24 को। मेरा मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है। मैं लोगों की इज्जत करना चाहता हूँ और इज्जत करवाना चाहता हूँ। शायद मैं अफोर्ड नहीं करता कि ये करूँ। और मखदूम साहब से भी एहतराम के साथ, मतलब मखदूम साहब से तो एहतराम जो है वो सिर्फ ज़ात का नहीं है, ख़ानदान का भी है।
बेशुमार है। लेकिन और मैं और मखदूम साहब एक कैबिनेट कुलीग भी रहे हैं, वो बड़े हैं, मेरे उम्र में छोटा हूं उनसे, लेकिन बात यह कि एक एहतराम का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। सियासी सोच मुख्तलिफ होना, जमहूरियत इसी का नाम है कि सियासी सोच आपकी मुख्तलिफ होती। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं कि अगर ये इत्तेहाद बनेगा तो ये इनका ये जो मामला नैब के साथ चल रहा है उसमें कोई कुछ करने के लिए या उनको एक स्ट्रेंथ शो करने के लिए बनेगा, ये हुकूमत के लिए। अच्छा सर, मैं इजाजत में एक सवाल कर लूं आप ही से। हाँ करे नैब के हवाले से हमारे सामने एक चीज आई कि चलें, इनका शिकवा था कि इनके लोगों को नैब बुलाती है, पीपल्स पार्टी का था कि उनके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। फिर पता चला, खबर आई कि महमूद खान साहब आपके सीएम केपी के, आपके उधर के सूबाई वजीर आतिफ खान को बुला लिया, आपके यहाँ के एक सेनेटर को बुला लिया। ठीक है सर, सुने तो सही ना, उनको बुला लिया। कल महमूद खान साहब नैब की पेशी भुगत के बाहर आए और उन्होंने मीडिया के सामने बात की कि जी नैब ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है। सो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि जी ये तो एक पेशी में ही चंद मिनटों में ही क्लीन चिट लेके आ गए। आज नैब की तरफ से रिएक्शन आया है कि जी हमने ऐसी कोई क्लीन चिट नहीं दी है। तो आप पूछें अपने सीएम साहब से, वजीर आजम साहब। देखिए मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब का स्पोक्स कि वो इदारे के बारे में कैसे कह सकते हैं। मैं मुझे तो अपनी तहरीक इंसाफ की बात करनी है और वो भी अपनी कैपेसिटी में करनी है, बिकॉज मेरी सुन तो लेना, मैं तो सूबाई असेंबली का मेंबर हूँ पंजाब से, और महमूद खान साहब से मेरा कोई इतना मुझे नहीं पता, बट मतलब कि उनको ऑलरेडी शिकवा है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान को, खुसूसन हुकूमत को, अगर हम नैब के बारे में बयानबाजी ना करें तो ये बेहतर होगा। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और आप मेरे से जाती सवाल करती हैं तो एक दिन में क्लीन चिट नहीं मिल सकती ना। और आप लोगों के वुज़रा की बयानबाजी इसको नैब को ज्यादा जो है वो तो देखे ना, अगर हम पीटीआई वाले किसी को खुद मौका देंगे तो वो और बात है। लेकिन एक दिन में ना कोई पाक हो सकता है और ना उस पर जुर्म साबित हो सकता है। वफाकी वुज़रा या सूबाई वुज़रा भी नैब के हवाले से या नैब के बिहाफ पे खुद से जो है वो बात करना शुरू कर देंगे कि इतने लोग पकड़े जाएंगे, ये हो रहा है, वो रहा है, वो गलत है। वो फिर आई थिंक नैब को भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना ऑपोजिशन की तरफ से बनने का मौका फराहम करता है। फैसल साहब, वो एक तो सवाल का जवाब रह गया सर जो मैं पहले पूछ रही थी, जो बहुत ज़्यादा जिक्र जिसका करते हैं और पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं कोई ऐसे फेक अकाउंट्स का ताल्लुक हमारी लीडरशिप के साथ नहीं है। और दूसरी चीज़ सर, इसी पे जो जरदारी साहब को भी हम देख रहे हैं कि वो पहले कोई आया था उनका बयान ईंट से ईंट बजाने वाला, फिर उसके बाद वो मुल्क छोड़ के चले गए थे, फिर अभी दोबारा 3 साल मुद्दत मुलाजमत वालों को वो ललकार रहे हैं। सो क्या वो फोर्सी क्या कर रहे हैं? जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे इशारा हुआ है और वो इशारा अर्ली इलेक्शन का है। जहाँ तक ये अकाउंट्स का ताल्लुक है तो रिपोर्ट आने दें। देखिए हमारा सबसे बड़ा एक मसला है कि हम हर चीज़ को प्री सपोज करना शुरू कर देते हैं और हम अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंसिनुएशंस, यानी हम खामखा किस तरफ बात कुछ हो रही होती है हम उसको किस तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। आने दें, रिपोर्ट को आने दें। अगर रिपोर्ट में किसी किस्म की कोई ऐसा सबूत पेश हुआ कि जी हमारी कोई लीडरशिप उसमें मुलव्वस, अभी तक तो कोई सबूत नहीं हुआ ना, तो हम तो प्री सपोज कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मफरूज़े की बात कर रहे हैं। और मफरूज़े पे हमें प्रोग्राम करने चाहिए नहीं, हमें कॉन्क्रीट एविडेंस पे बात करनी चाहिए, हमें हाइपोथेटिकल के बात हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इसे गुरेज करना चाहिए, बिकॉज ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम में या किसी तरह से भी ये मुनासिब नहीं होता। कितने सालों से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, कल रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल सबमिट हमारे सामने आएगी, तब कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आने दे कोई और आने दे, कोई इशू नहीं है। अगली बात जो आपने कही है अर्ली इलेक्शन की, एक जहन में सादिया बात रखी है, अर्ली इलेक्शन की बात आसिफ जरदारी साहब ने अभी की है। इससे पहले आपके, मुझे अगर याद सही पड़ता तो आप उस पैनल में मौजूद थी जहां प्राइम मिनिस्टर की इंटरव्यू हो रहा था उस दिन, जहां पे उन्होंने खुद कहा कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। उस मीटिंग में जो सर साउथ पंजाब उसका कॉन्टेक्स्ट था उस सवाल का, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात की। मुझे मैं कई दफा जी लेकिन मैं कई दफा मैं आपको बताऊं, मुझे सियासत में बहुत अरसा हो चुका है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं कई दफा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, खास तौर पे जो हुकूमत में हो, वो आज तक वो कभी जिंदगी में ये बात नहीं करते कि हम अर्ली इलेक्शन करवाएंगे। ये तो अपोजिशन का मुतालबा होता है, ये तो अपोजिशन जो है वो हर दौर में हर वक्त वो मुतालबा करती है कि जी आप इस्तीफ़ा दें या अर्ली इलेक्शन करवाएं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद ये ऑफर करें कि जी मैं करवा सकता हूँ। अब जब वो ऐसी बात करेंगे तो आप मुझे ये बताएं,
आपको पता है कि उसके रिपरकशन क्या होते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती हैं, उसके रिपल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये इमरान खान साहब को कौन समझाएगा। उसी इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने यह भी फरमा दिया कि हमने जनाब स्विट्जरलैंड के साथ मुआहदा किया है। कौन उनको ये बातें समझाता है, कौन उनको ये बातें कहता है? वो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो ऐसी बातें करना छोड़ दें। उनको ये जेब नहीं देता, उनको मिस इन्फॉर्म किया जाता है। स्विट्जरलैंड के साथ जो मुआहदा हुआ था वो तो पिछली गवर्नमेंट ने किया था 2016 में। इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब ऐसी बातें होंगी तो यहाँ पे अफरा तफरी होगी, यहाँ पे हर किस्म की हलचल मचेगी। यहाँ पे जब सियासी अफरा तफरी होती है ना, तो सबसे बड़ा उसका जो नुकसान होता है वो मुल्क की इक़्तिसादियात को नुकसान होता है, मईशत को नुकसान होता है। और आज आप देख लें कि हमारी मईशत की हालत क्या है। इमरान खान साहब ने कहा था इलेक्शन से पहले कि मुझे पावर में आने दें, अरबों डॉलर पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में देंगे, अरबों की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। आप कल की मुझे जरा बात मुकम्मल कर दीजिएगा। ये तो ठीक है, आपने कल की जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, आप मुझे मुकम्मल करने दें साथिया, मुझे प्लीज मुकम्मल करने दें। जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, अभी जो पिछले 4 महीने में जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो पिछले साल की बनिस्बत आधी हो चुकी है। हम ठीक है, आप शादियाने बजवा लेंगे ब्रिटिश एयरवेज की यहाँ पे फ्लाइट्स आने पे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं इस पर बात करना चाहूँगा। यहाँ पे पहले ही 20 एयरलाइनें बाहर की काम कर रही हैं, वो उनकी फ्लाइट्स आ रही हैं। पाकिस्तान की 20-22 करोड़ की आबादी है, हर एयरलाइन अपने शेयर्स में चाहती है। ये इतनी कोई बड़ी हमें खुशी है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल बहुत रोजी हो चुके हैं। वो तब होंगे क्योंकि जब आप अपना जो रोड मैप है वो क्लियर आप देंगे। 100 दिन में आपने अपना रोड मैप क्लियर नहीं दिया। इसी वजह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने आज ये कहा है कि जी ये हुकूमत नाअहल है, ये किसी इनके बस में है ही नहीं, इनकी हैसियत ही नहीं है। और देखें यहाँ ये भी आप नहीं कह सकते कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में इनको एक्सपीरियंस रहा है हुकूमत करने का। अगर उस 5 साल के बाद इनकी ये कारकर्दगी, आज पंजाब का हाल देख लीजिए। पंजाब में सिर्फ एक महकमे का आपको मिसाल देता हूँ मैं, एजुकेशन के महकमा, जिसकी ह्यूमन रिसोर्स लेवल शायद सबसे बड़ी है सिविलियन सेटअप में पाकिस्तान में। पिछले 100 दिनों में वहाँ 4 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। अगर ये इनका काम है, अगर इस तरीके से हुकूमत चलनी है, ठीक है, अगर ये इनका नया पाकिस्तान है, ये इनकी तब्दीली है, ये इनका रोड मैप है, ये इनकी आगे चलकर हाफिज़ पाकिस्तान का, फिर हम सही कहते हैं हमारी लीडरशिप इनकी बस की बात नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो जी बिल्कुल इनके बस की बात थी। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो शमशान बुखारी साहब से इसका जवाब लेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शमशान साहब, आपने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त सुन ली, किस तरीके से आप लोगों की नाकामियां और यू टर्न्स जो भी गिनवाए हैं ब्रेक पे जाने से पहले फैसल साहब ने। उनका हक है, ऑपोजिशन का हक है। देखें, मैं तो जमहूरी आदमी हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि उनका हक है, मगर और क्या कहें ऑपोजिशन। अर्ज ये है 2 चीज़ें। ब्रिटिश एयरवेज पे शादियाने हम इसलिए नहीं बजा रहे कि ब्रिटिश एयरवेज एक एयरलाइन आ गई, इसलिए आ रहे हैं कि इन लोगों का इल्ज़ाम था पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के हवाले से, और उनका ट्रस्ट नहीं रह गया था पाकिस्तान में। ये उनका ट्रस्ट बिल्डअप हुआ तो वो आए, तो दिस इज एन अचीवमेंट, और दिस इज एन अचीवमेंट फॉर द पाकिस्तानीज। नंबर 2, आपको एंगेज करना पड़ेगा। आप देखें जी अरबों डॉलर आएंगे। अब सऊदी अरब, चाइना, सारे आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, सारे आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूं कि आज भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसको किसी पे एतमाद है तो वो इमरान खान की ज़ात पे एतमाद है। मैं आपको ये बात, आपको पता है मैं कोई ज़्यादा सनाखानी नहीं करता, कोई इतना बड़ा मदह सरा नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप देखें ना, कॉल स्पेड स्पेड, आप जाके पता तो करें कि किसको है। तीसरी बात यह है कि ये इलेक्शन वाली बात है, साउथ पंजाब में वहाँ मौजूद थी, मखदूम साहब का अपना एक नज़रिया है, मेरा एक अपना नज़रिया है। वहाँ बात हुई कि साउथ पंजाब को, क्योंकि एक तरीकाकार आइन में वजह है कि आप एक नया सूबा किस तरह बना सकते हैं, आप उस तरह बनाते हैं तो आपका इंतखाब आ जाएगा। तो सवाल सिर्फ उतना है, सब उस कॉन्टेस्ट की ये बात हुई है, उसको इस तरह नहीं, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट। और इंशाअल्लाह ताला
आप देखेंगे कि थोड़े वक्त में लोगों का जब एतमाद जो है वो अल्लाह के फजल से है पीटीआई पे, और वो एतमाद और बढ़ेगा जब मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए पाकिस्तान बराबर होगा। कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें। और ये जो इसको आप इशू बना लेना। तीसरा, आपने जरदारी साहब के हवाले से कहा कि उन्होंने क्यों बात की है। बात यह है कि पंजाब में मखदूम साहब एक बड़ा नाम है और अपनी ज़ाती हैसियत में एक कद रखते हैं। मुझे आप ये बताएं कि 2-4 आदमी, मखदूम साहब हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं, अहमद महमूद साहब हैं, ठीक, चौथा सच्ची बात है मुझे नहीं कोई लोगों को इंगेज करने वाला नजर नहीं आ रहा। मतलब एतजाज हसन साहब की मुझे बहुत इज्जत है, मगर वो एक सेनेट की सियासत और वो पब्लिक, बेसिकली तो मखदूम साहब, अहमद महमूद साहब, कमर जमान कायरा साहब, ठीक है, ये 3 बंदे हैं जो लोगों को इंगेज कर सकते हैं। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये तीनों बड़े नाम है? ये गिरफ्तारी वाली बात भी नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी वाली कोई बात नहीं हुई है, कोई इस किस्म की बात कल तो हर जगह पे ये डिस्कशंस चलती रही हैं। डिस्कशन आप लोग मर्जी है जो अपनी तरफ से अखज़ कर ले, मैं तो अंदर की बात बता रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं किया जा रहा कि नवाज शरीफ साहब की बाकी केसेस रेफरेंस के फैसलों के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी परसों फिर बैठना है, मुमकिन है वहाँ पर ये बात ये सामने आ जाए, इसके ऊपर डिस्कशन कोई की जाए आइंदा के लाएमल के बारे में कि क्या टाइम फ्रेम होगा, किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी डेप्थ है मुस्लिम लीग नून में, कोई ऐसी बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ अगर खुदा न खास्ता या मरियम बीबी अगर बफर्ज महल कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है कि वो हमारे दरमियान नहीं रहते हैं, और जेल की कार्रवाई पहले भी उनके खिलाफ की गई थी, बहुत कुछ है। PMLN लोगों में, अवाम के दिलों में है, दिल से निकालना बड़ा मुश्किल है। कोई मेरे जैसा बंदा भी बाहर निकलेगा, लोगों को रैली कर सकेगा, मैं आपको ये बात बता दूं। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये चंद पॉइंट्स यहाँ पर आए थे तो मैंने कहा जरा इनका जवाब दे दूं। ब्रिटिश एयरवेज की बात की गई थी। 4 महीने के दौरान इनकी कारकर्दगी की वजह से वो इतने खुश नहीं है कि वो आ गए दौड़े हुए कि भाई इन्होंने बहुत कुछ किया। अमन मुल्क में, मैं अर्ज करना चाहूँगा, मैं सबूत के साथ, अमन इस मुल्क में अगर लाया तो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने लाया, और वो इस काम में पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं। और उनको अमन के कार्रवाई में इन्वॉल्व करना, उनको बुलाना, उनको जो ना वो PMLN के वो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है। और उन्होंने वो तो नून लीग तो थी, सवात ऑपरेशन के बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था ऑल पार्टीज वाली, शाह साहब मुझे कह रहे थे फिर बाद में आपकी बारी है ना, मैं तो आपकी बारी आ जाएगी। तो ये आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान का वो क्रेडिट उनको चला जाता है। लेकिन कोई इस किस्म की इतनी बड़ी बात नहीं है। शाह साहब ने खुद कहा 22 करोड़, मेरे ख्याल में मखदूम साहब ने कहा 22 करोड़ अवाम है, और ये बाहर के मुल्कों में ट्रेवल भी करते हैं, बड़ी ट्रैफिक है, इसमें पूरी दुनिया जो है ना कोशिश कर रही है कि उनको मौका मिले। और भी मगर एतमाद उनका बहाल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बाहर के लोगों का, जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं, उनका इनके पार्टी के ऊपर बड़ा एतमाद है। सादिया, मेरे ख्याल में कंटिन्यूसली मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ कि रेमिटेंसेस हमारे रिड्यूस हो गए हैं बजाय बढ़ने के। हाँ, बढ़ने चाहिए थे, रिड्यूस हो गए। वो जो डॉलरों की बारिश बढ़ जाते हैं, कम हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो रही है। एक मिनट शाह साहब, हमें अपनी बारी पे, उन्होंने कहा डॉलरों की बारिश हुई है, अभी तक अल्लाह ताला ने तो अपनी बारिशें बंद कर दी, डॉलरों की बारिश का तो पता नहीं किस वक्त होगा और कैसे होगा, क्या करेंगे। एक और बात जो है ना, वो भी कोई बारिश कहीं से नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने बात की। अभी तक तो सामने जो चीज़ आई हुई है, सऊदी अरब के 3 बिलियन की कमिटमेंट थी, उनमें से 2 का जिक्र किया जा रहा है। चाइना ने क्लियरली कह दिया कि हम कोई डॉलर शालर आपको नहीं देंगे, चाइना ने इन्वेस्टमेंट करेंगे। यूएई ने कहा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस टाइम फ्रेम में करेंगे, कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदेह होगा, वो देखा जाना है। अभी तक कोई चीज़ क्लियर सामने नहीं आई है। इस वक्त हम मुसीबत पेमेंट की मुसीबत में पड़े हुए हैं, बेशुमार चीज़ें अभी किए जाने हैं, पैसा कुछ नहीं है इस वक्त। 4 महीने तो हुए हैं, उस पे ये कह देना कि अब भी बस नाकाम हो गए। मैडम हम ये नहीं कह रहे, हमने नहीं कहा, बल्कि इससे पहले एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि 4 महीने या 3 महीने बहुत कम अरसा होता है किसी हुकूमत की कारकर्दगी को जज करने के लिए। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जी आप देखेंगे, इन्होंने कहा, खुद कहा, इनवाइट किया लोगों को कि हमारी आप देखेंगे, हर चीज को हम टर्न अराउंड करें। तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। टर्न अराउंड करने के लिए अभी कह रहे हैं कि जी 4 महीने कम है। हम पहले कहते रहे कि 4 महीने कम है किसी हुकूमत के लिए। तो ये जो चीज़ है बुनियादी तौर पर देखें, इस वक्त इस हुकूमत को जो मसला दरपेश है वो है बेरोजगारी का, वो है महंगाई का। और मुझे नहीं लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल कर सकेंगे। वजह उसकी ये है कि ये FIA जिस तरीके से चेज कर रही है, नैब जिस तरीके से खुल के जो ट्रायल वगैरह कर रहे हैं, जिस किस्म की कार्रवाई हो रही है, इसमें इन्वेस्टर हमारा दब गया है मुल्क की। अच्छा। बाहर वाला भी नहीं आ रहा है, अंदर वाला भी, मुल्क के अंदर जो है ना वो अपना पैसा नहीं निकाल रहा है। जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, रोजगार नहीं होंगे, महंगाई को काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और फिर जब पेट्रोल की कीमत इतनी उन्होंने कम कर दी, इतना बड़ा उन्होंने उसके ऊपर वार जो किया है, उसका भी तो असर है, वो सामने है, होना है, उससे कीमतें चढ़नी हैं। ये बड़े सीरियस मसाइल है, तेल की कीमत बढ़ गई है। अच्छा, और ये सारे मसाइल जिनकी निशानदेही आपने भी की, फैसल साहब ने भी की, आपने शुरू में कहा था कि ये इन चीज़ों की निशानदेही के लिए ये दोनों जमातों का अलायंस हो सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी केसेस के लाले पड़े हुए अपोजिशन पार्टीज़ की लीडरशिप्स को, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि जैसे ही इन पर शिकंजा तंग होगा तो ये कहेंगे जमहूरियत ख़तरे में, निज़ाम ख़तरे में, निज़ाम को डिरेल होने जा रहा है, उसको बचा रहे हैं। लेकिन मैं फैसल साहब सवाल, जिस तरह नैब की भी बात हुई है और आप लोगों की तरफ से भी एतराज़ात यही हैं कि एहतसाब के नाम पर इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से चेयरमैन नैब को लिखा गया, मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया, जो कि अभी तक कहते हैं कि जी नहीं दिया गया। नैब के हवाले से क्या अल्लाह अमल आपका या आपकी क़यादत का होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी का PMLN के साथ, या एक इनफरादी हैसियत में एक पार्टी का? नैब के साथ हमें किसी किस्म का कोई ज़ाती इशू नहीं है हमारी पार्टी को। एक बात है जो ये पहले भी आपके प्रोग्राम में ये मैं कर चुका हूँ कई दफ़ा, और आज भी शायद की गई है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एहतसाब सेलेक्टिव होगा वहाँ पे एतराज़ होगा, और सिर्फ हमें नहीं होगा, हर एक को होगा, और हर एक को होना भी चाहिए। अगर आप कहते हैं जी एहतसाब करना है, एहतसाब करें, ज़रूर करें, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो नज़र आना चाहिए कि वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है। आज हुकूमत में शामिल आप खुद जानती हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कि कम से कम कोई 20 से 25 इनके आला ओहदेदारान हैं, सियासी ओहदेदारान हैं, जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिनके खिलाफ नैब के बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। उनके मुतल्लिक तो बात ही नहीं की जाती। और दूसरी जमातों के जो लोग हैं जिनके खिलाफ उसी किस्म के केस चल रहे हैं, उनको हरासा किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो जब ऐसी सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगी फिर उस पर सबको एतराज़ होगा। और इसलिए हम चाहेंगे कि नैब को बिल्कुल गैर सियासी इदारा होना चाहिए, और हम समझते हैं कि जो नैब के चेयरमैन हैं वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाना जानते हैं। लेकिन एक चीज आप तो मानेंगे ना, आप या फिर जनरल साहब यहाँ पे ये तो मानेंगे ना कि जब आप लोगों के अदवारे हुकूमत थे, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, सो आप लोग अपने उस दौर में, उस टेन्योर के अंदर इन कवानीन पे जिन पे आप आज एतराज कर रहे हैं उसमें तब्दीली ला सकते थे, नैब में रिफॉर्म्स ला सकते थे, इदारों में इस्लाहात की बात जरूर होती थी, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने कुछ किया नहीं, उस पर अमल नहीं हुआ। इससे तो आप एग्री करते हैं ना फैसल साहब? सादिया, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि पीपल्स पार्टी ने पिछली पार्लियामेंट में ये ऑफर की थी PMLN को कि आप नैब के कवानीन में तब्दीली लेके आएँ, बट वो PMLN ने उस वक्त आई थिंक उन्होंने ये ऑफर इसको एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन उसको अब मैं उस पर अब नहीं जाऊंगा। मैं फिर आपको ये अर्ज करूंगा कि आज असल इशू क्या है? इशू है कि इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखना होगा। इंसाफ के अलावा आप अगर कोई अकाउंटेबिलिटी करना चाहेंगे तो उसका फिर हालत वही होगी। फिर नैब जिस तरह माजी में कंट्रोवर्शियल रहा है, मुतनाज़ा रहा है, उसमें मुतनाज़ा और बनता जाएगा, और ये एहतसाब के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। इससे हटकर मैं आपको एक और बात, इकॉनमी की बात करना चाहूँगा कि आप देखिए, क्योंकि आपने इकॉनमी की बात की, मैं खुद भी माजी में इकॉनमी के साथ मंसलिक रह चुका हूँ। मैं सिर्फ मुख्तसर बात करूँगा। इस हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 12 अरब डॉलर का तो खसारा सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में है। 6 महीने बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है जिसमें 12 से 13 अरब डॉलर और इनको खसारा होगा। अब कहाँ ये पूरे करते रहेंगे, खसारे कहाँ जाते रहेंगे? इनको इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत खत्म करनी चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में इनको पता होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो कन्फ्रंटेशन की सियासत से नहीं काम करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास सर टाइम खत्म हो रहा है। दो चीजें एक तो ये खसारे जो हैं, नहीं वन लाइनर ही होगा, ये खसारे हमारे पिछले हैं, हमने पैदा नहीं किए, पिछले हैं। दूसरी बात, ये नैब का चेयरमैन क्या हमने लगाया था? ये पिछले तो इसलिए कोई चेयरमैन सियासी बुनियाद पर नहीं लगाया जाता है। अगर हमने लगाया है तो कोई पछतावा नहीं है, कोई ऐसी पछतावा नहीं है, तो फिर सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि इक्वल एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए लाज का, जिस तरह शाह साहब ने बताया। और इकॉनमी इस वक्त हमारा प्रॉब्लम है, हमारी ऑफर ऑलरेडी है, हमें मिल बैठना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, जहां ये कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, हमें एतराज नहीं है। का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।